हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के गणित का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर 2025 और एक इस पर आधारित है, एनसीईआरटी पर आधारित है। और इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं 2024 से लेकर 2018 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको दिया गया है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है मॉडल पेपर। पहला इसमें मॉडल पेपर दिया हुआ है, मॉडल पेपर 2025 अभ्यास है, तो प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो पहले इसमें जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो पेपर का सेट होगा, मॉडल होगा, ठीक इसी तरह होगा। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसमें भी सेम इंस्ट्रक्शन रहता है। तो पहले क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जब एग्ज़ाम शुरू होने का जो टाइम है उससे 15 मिनट पहले आपको मिलेगा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको पढ़ने के लिए। दूसरे में लिखा हुआ कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। इसमें लिखा हुआ है कि खंड अ में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर हमको किस पे देना है, OMR सीट पर देना है। ये दिया गया है, इस तरह का रहता है OMR सीट। इसमें हम लोग रोल नंबर, जिला का कोड जो भी है उसको लिखते हैं और ऐसे गोला बनाते हैं। ठीक है, पूरा गोला बनाएंगे, ब्लैक पेन से बनाते हैं या ब्लू पेन से बनाते हैं। और ये दिया गया है, ये 20 क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन है ABCD, जो राइट आंसर है उसके आगे गोला बना देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब एक बार हम आंसर कर देते हैं, ये पूरा गोला बना देते हैं, तो उसको हमको काटना नहीं है, ना ही वाइटनर लगाना है, ना ही इरेजर यूज़ करना है, इरेज नहीं करना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो वो चेक नहीं होगा, वो क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, ना ही उसका नंबर ऐड होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है 4th में कि OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। फिर 6वें में लिखा है खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। यानी कि जो अगला खंड है, अगला सेक्शन है, उसमें 50 अंक के वर्णात्मक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। 7वां दिया कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। जो खंड ब है इसमें कुल मिला के 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा है कि उसमें उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, जो भी खंड या जो भी क्वेश्चन है उसके सामने लिखा है कि उसमें से आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हल करना है क्वेश्चन। उसके बाद 9 में क्या लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके समूह का अंकित हैं। और 10वें में कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत में तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हमको सॉल्व करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, फिर अगले क्वेश्चन करना है। तो इसमें पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 तक। उसके बाद फिर है खंड ब। खंड ब में टोटल 5 क्वेश्चन है, 1, 2 है, फिर 3 है, उसके बाद दिया ये 4था क्वेश्चन और ये है 5वां क्वेश्चन। तो इसमें भी लिखा हुआ कि कौन सा क्वेश्चन, जैसे कि 5वां है तो इसमें अथवा दिया है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। या इसमें है पहले क्वेश्चन में इसमें सभी खंड कीजिए लिखा हुआ और इसमें हम लोग को ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम लोग करना है सॉल्व। ठीक है, और दूसरे में लिखा है कि 5 प्रश्न करना है। तो जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसी को हम लोग फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व। तो खंड में लिखा हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला लिखा हुआ है कि यदि 26 156 का लसा 156 है तो मौसा का मान क्या होगा। तो इसमें 2 संख्याएँ दी हुई हैं, पहला है 26 और दूसरा 156। ठीक है, और इसका एलसीएम दिया हुआ है 156। तो हमको निकालना है मौसा, निकालना है यानी कि HCF निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लौसा या LCM। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है, 26 है, तो यहाँ लिख देंगे 26 गुणे दूसरी संख्या 156 और बटे LCM कितना दिया है, ये भी 156 दिया है। तो 156 से 156 कट गया तो आंसर हमारा कितना हो गया, 26। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा 26। और इसमें दूसरा में लिखा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ करनी में 25, √25 लिखा हुआ है। तो अगर हम 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो जो 5 है वो परिमेय संख्या है। फिर यहाँ लिखा हुआ है 5 परिमेय है और √3 है अपरिमेय।
तो कभी भी जब हम किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाते हैं या अपरिमेय से परिमेय घटाते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का होगा बी। इसके बाद तीसरा लिखा है कि रेखाएं x - 2 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दो रेखा दिया गया है, पहला है x - 2 बराबर 0 और दूसरा लिखा हुआ है y + 6 बराबर 0। बताना इसका प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु वो बिंदु होगा जो इसका हल होगा। तो हम पहले मान निकाल लेते हैं, -2 को इधर जाएंगे तो x बराबर 2 हो गया और +6 को दाएं साइड ले जाएंगे तो -6। तो जब हम प्रतिच्छेद बिंदु लिखते हैं यानी कि निर्देशांक लिखते हैं, तो जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो x y के फॉर्म में लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। तो x बराबर हमारा कितना आया है 2 और y बराबर -6। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसका निर्देशांक होगा 2, -6। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में रेखाएं a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। इसमें कंडीशन दिया गया है, कौन सा हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मान लेते हैं दो रेखाएं, एक है a1x b1y + c1 बराबर 0, ठीक है, और दूसरा रेखा दिया हुआ है a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है कि जब a1/a2 नहीं बराबर इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में जो रेखाएं होती हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तथा इनका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब कि x का भी एक आंसर आएगा, y का भी एक आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया, इसके जो चौथा क्वेश्चन है इसका ये आंसर राइट होगा। और दूसरा क्या कंडीशन है ये भी मैं बता देता हूँ। 3 कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, यानी कि अगर तीनों का अनुपात बराबर हो तो रेखाएं समपाती होती हैं, रेखाएं समपाती होती हैं। समपाती का मतलब जैसे एक लाइन ऐसे गया तो इसी के ऊपर दूसरा लाइन गया, तो इसको हम कहते हैं समपाती। तो रेखाएं समपाती हो गई और इनका अनंत हल होता है, और इनका अनंत हल होता है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 नहीं बराबर इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं होती है समांतर और इनका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, पहला होगा। ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो कौन सा है, चौथा का होगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ कि समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग क्या होगा। तो हम लोग का इसमें समीकरण दिया हुआ है 5x² - 3x + 2। जब समीकरण दिया तो बराबर 0 लिख देते हैं, ठीक है। इसमें छपा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, तो जब मूल का योग निकालते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि x² + bx + c, ठीक है, कोई बहुपद है, तो इसके जो होते हैं 0 यानी कि हम कहते हैं शून्य का योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो जब हम इसमें बराबर में 0 लगा देते हैं तो ये हो जाता है हम लोग का समीकरण, और उसका जो हल होता है उसको हम कहते हैं मूल कहते हैं। जैसे इसमें ये क्या है, बहुपद है, तो इसका जो हल होगा इसको हम शून्य कहते हैं, और जो समीकरण होगा इसके हल को कहते हैं मूल। तो इसमें को हम तुलना करेंगे किससे, x² + bx + c बराबर 0 से। तो ये बराबर हमारा हो गया 5, b बराबर हो गया -3 और c बराबर हो गया 2। तो क्वेश्चन ने पूछा है मूलों का योग, तो मूलों का योग बराबर होता है -b/a। तो हम माइनस तो फॉर्मूला पहले से लिख देंगे, और b कितना है -3, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -3/a कितना है 5, तो हो जाएगा -+ 3/5। तो पांचवें का आंसर हमारा होगा, पांचवें का आंसर हो गया a 3/5।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तब धारा के विपरीत नाव की चाल बताना है, क्या होगा। तो हम पहले इसे फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये धारा है, धारा मतलब जो नदी में पानी बह रहा है उसकी दिशा है, ये इस दिशा में है, और ये नाव है। अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो हम दोनों के चाल को जोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका चाल x है, इसका चाल y है। जब एक ही दिशा में, जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में अगर नाव जा रहा है तो दोनों का चाल जुड़ जाता है। लेकिन जब नाव विपरीत दिशा में जाए तब हम क्या करते हैं, नाव के चाल में से धारा के चाल को माइनस कर देते हैं। तो इसमें नाव की चाल कितनी है, इसमें नाव की चाल है 8 और धारा की चाल है 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है कि दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होती है। तो इसको हल करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दो बिंदु दिया हुआ है जिसका निर्देशांक है 2,3 और एक का निर्देशांक है 4,1। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। तो हम क्या करते हैं, जो पहला निर्देशांक है इसको मान ले रहे हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो सबसे पहले हमारा क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, माइनस x1 है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, माइनस, और y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, और 2 का होल स्क्वायर होता है 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, घटाएंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 4 और 4 हो जाएगा 8, और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, यहाँ लिख देते हैं मात्रक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी। उसके बाद यह है क्वेश्चन नंबर 9 में बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल बताना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में बहुपद दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो मान लेते हैं इसके दो शून्यक हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए। तो हम इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, ठीक है। तो इसमें a बराबर कितना हो गया, a बराबर होगा 3 और b बराबर होगा 5, ठीक है, और c बराबर कितना हो गया -2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे ए, तो हम माइनस लगा देंगे, और b कितना है 5, तो 5 हो गया, और a कितना है 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 5/3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया -5/3। इसके बाद यह है 10वां में कि बिंदु -4, 0, 4, 0 और 0, 3 शीर्ष हैं। बताना है कि कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो समद्विबाहु होगा। इसको हम लोग हल करेंगे कैसे, दूरी सूत्र से। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 में एक त्रिभुज हम ऐसे बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं -4, 0, बी का निर्देशांक 0, ये भी है 4, 0, और सी का निर्देशांक है 0, 3। तो कैसे पता चला कौन सा त्रिभुज, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए बी। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 कितना है, जब ए बी निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो x2 बराबर है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, फिर माइनस, सूत्र में माइनस से माइनस लिखेंगे, x1 है -4, तो जब माइनस लगाएंगे -4 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + 4 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद y2 माइनस y1, दोनों 0 है तो हो जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर।
तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये 0 ही हो गया। तो 4 और 4 हो जाएगा 8, 8 का होल स्क्वायर, और 8 का होल स्क्वायर होता है 64। फिर ये कितना हो गया, 8 मात्रक निकल गया। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं BC। तो जब BC निकालेंगे तो इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 4 घटाएंगे -4 होगा, -4 का होल स्क्वायर हो गया 16। 3 में से 0 घटाएंगे 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। तो 16 और 9 होगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं AC, तीसरी भुजा। AC बराबर, ये हम लोग का AC है, तो इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो पहले लिखेंगे 0, x2 की जगह 0 है तो 0 लिख देंगे माइनस, और x1 कितना है -4। तो जब -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद 3 माइनस 0 y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 0 + 4 4 होगा, 4 का होल स्क्वायर होगा 16। 3 में से 0 घटाएंगे 3, 3 का होल स्क्वायर होगा 9। तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो इसमें AC और BC दोनों का मान कितना है 5। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, B होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद 11 में दिया है कि sin A बराबर 4/5, तो tan A का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है कि sin A बराबर 4/5, तो हमको निकालना है tan A। ठीक है, तो sin A क्या होता है, sin जो होता है ये किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है, या इसको ऐसे लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें लंब हमारा है 4, कर्ण है 5, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर लिखा हुआ तो लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर बराबर लंब है 4, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस आधार स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस आधार का स्क्वायर। तो 25 में से 16 घटाएंगे, 16 को इधर लाएंगे घट जाएगा, तो 25 16 घटाएंगे 9 बराबर हो गया आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर हो जाएगा हम लोग का √9, और कितना हो जाएगा 3। तो आधार निकल गया 3। तो हमको क्या निकालना है, tan A निकालना है। तो tan A, जो tan होता है वो होता है लंब और आधार का अनुपात। ठीक है, तो लंब इसमें कितना है, लंब है 4, तो 4 लिख देंगे, और आधार निकला है 3, तो ये आंसर कितना हो गया 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया 4/3। 12 में दिया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन लिखा हुआ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पता नहीं इसका मान क्या होगा। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है त्रिकोणमितीय, जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में दिया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। अब जो सेक होता है किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तब साइन स्क्वायर थीटा और सेक का उल्टा है कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होता है 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा 1। इसके बाद 13वें में दिया कि एक रेखाखंड ए बी एक बिंदु पी पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी बी बटे ए बी बराबर 3/7। तो हमको ए पी और पी बी का अनुपात बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है पी बी बटे ए बी बराबर 3/7, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक, जिसका ये ए बी रेखाखंड हो गया, दोनों का ये हो गया ए बी हो गया, इसके बीच में कहीं कोई बिंदु पी है जो इस रेखाखंड को
ये दिया है कि पी बी दिया है 3 और ए बी पूरा दिया है 7। तो हमको बताना है कि ए पी संबंधे पी बी, यानी कि ए पी बटे पी बी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ए बी कितना है, ए बी 7 है और पी बी 3 है। तो जब पी बी 3 है और ये पूरा 7 है तो 7 में से 3 घटाएं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि 4 संबंधे 3 होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया डी, 4 संबंधे 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है, तो इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेमी। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर, लिख देंगे 22, तो हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे r बराबर 22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r को रहने देंगे बाएं साइड और इनको ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड। तो 7 को जब इधर जाएंगे तो 22 में गुणा हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7 बटे, और ये दोनों अंश में है तो नीचे चले जाएंगे हर में, तो हो जाएगा 2 गुणे 22। तो 22 से 22 कट गया, तो r बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जैसे ये वृत्त हो गया, तो जब हम इसे एक व्यास ऐसे खींचेंगे और व्यास ऐसे खींचेंगे और इसके बीच में 90 डिग्री कोण ऐसे बनता है, तो इसको हम कहते हैं चतुर्थांश। और चतुर्थांश में जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो एक चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल बताना है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणे πr²। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड है, तो इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा θ/360 गुणे πr²। और थीटा इसमें कितना है, यानी कि 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख देंगे 90/360 गुणे पाई का मान लिखेंगे 22/7, त्रिज्या 7/2, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 7/2 का होल स्क्वायर। तो 90 से 360 कट गया 4 बार में, फिर 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 22 कट गया 11 बार में। तो हम लोग का कितना बच गया है, 11/7 दूनी 14 गुणे 7/2 का होल स्क्वायर है, तो 7/2 गुणे 7/2, तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो 11 सते 77 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर होगा पहला 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है कि एक वलय को निर्मित करने वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त की परिधियाँ 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर हैं। पाई का मान दिया 22/7, तो वलय की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 14, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं ऐसे वृत्त जिनका एक केंद्र हो। तो मान लेते हैं एक ये वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त ये है, और दोनों का एक ही केंद्र है, एक ही सेंटर है। और इसमें लिखा हुआ है कि दोनों संकेंद्रीय वृत्त की परिधियाँ, इसका है 28 और इसका है 66, तो बताना है इसकी चौड़ाई क्या है, यानी कि ये। तो हम क्या करेंगे, इस वृत्त का निकाल लेंगे त्रिज्या और इस वृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे। पहले बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे, फिर छोटे वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे। तो बड़े वृत्त के त्रिज्या में से छोटे वृत्त का त्रिज्या घटा देंगे, तो हम ये वलय की चौड़ाई निकल जाएगी। तो हम इसमें लिखेंगे पहले पहले वृत्त की परिधि, तो ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो जो बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल R, तो 2πr बराबर 88। पाई का मान दिया इसमें 22/7, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 88। r का मान निकालने के लिए इनको ले जाएंगे दाएं साइड, तो r बराबर 7 गुणा हो जाएगा 88 में, तो 88 गुणे 7/2 गुणे 22 आ जाएगा हर में। तो 2 से 22 से 88 कट गया 4 बार में, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि,
ये दिया हुआ 66 सेंटीमीटर। तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें स्मॉल आर लेते हैं, 2 पाई आर बराबर, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, परिधि, परिधि का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 66। अब इसे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर बराबर 66। ठीक है, इसको भी उसी तरफ ले जाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा 66 गुणे 7/2 गुणे 22। 22 से 66 कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21/2, भाग देंगे तो हो जाएगा 10.5। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट्टे भी लिख सकते हैं, 21/2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको निकालना है वलय की चौड़ाई, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या से छोटे वृत्त की त्रिज्या माइनस कर देंगे। तो वलय की चौड़ाई बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या है 14, तो 14 माइनस छोटे का है 21/2, तो यहाँ लिख देंगे 21/2। 2 में 14 से गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, तो हो जाएगा 28 माइनस 21/2, और 28 में से 21 घटाएंगे तो यानी कि कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15, और 15 का आंसर हो जाएगा सी 7/2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई 20 सेमी है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताना है कितना होगा। जो पाइप होता है इस तरह का है, पाइप कैसा होता है, ये बेलनाकार होता है, और इसमें जो धातु लगा है यानी कि ये बीच में धातु लगा है, तो हमको बता रहा है इसका आयतन क्या है। जो बेलन होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, ये होता है। तो अगर हम इसको ऐसे बना लें तो ये हो गया बाहरी व्यास और ये हो गया भीतरी व्यास। तो अगर हम क्या करेंगे, इस पूरे आयतन में से इसके आयतन को, अंदर वाला जो आयतन इसको घटा देंगे, तो जो इसमें लोहा प्रयुक्त हो गया उसका आयतन निकल जाएगा। तो पहले इसमें लिखा हुआ है बाहरी व्यास है, बाहरी व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, तो आर बराबर हो जाएगा 4/2। व्यास जब दिया रहता है त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर इसमें दिया हुआ भीतरी व्यास, भीतरी व्यास ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है इसमें प्रयुक्त जो लोहा है उसका आयतन। तो इसमें हम लिखेंगे प्रयुक्त लोहे का आयतन, प्रयुक्त लोहे का आयतन क्या हो जाएगा, पूरे लोहे का आयतन निकालने के लिए, यानी कि हमको इसका आयतन निकालना है, तो इसका आयतन निकालने के लिए इस पूरे आयतन में से हम अंदर वाले आयतन को घटा देंगे। तो इसका आयतन का सूत्र हो जाएगा, जो ये बेलनाकार है और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr², और यानी कि जो उसकी ऊंचाई है, इसकी लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर, लंबाई है एल बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम या तो एच भी लिख सकते हैं एल भी लिख सकते हैं, तो πr²l ये हो गया बाहरी पूरे पाइप का हो गया आयतन। उसके बाद फिर अंदर का आयतन निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पूरे आयतन में से अंदर वाले आयतन को घटा रहे हैं तो हम माइनस लगा देंगे, हो जाएगा πr²l। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन हमारा है पाई और एल कॉमन है, तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा r² कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², यहाँ लिख देंगे स्मॉल एल। अब इसका मान रखते हैं, पाई हो गया, कैपिटल R कितना दिया हुआ है, कैपिटल R हमारा है 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस r है 3.2, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 1.5, यहाँ लिख देते हैं, लिख सकते हैं 1.5 का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। और एल कितना है 20, और
ठीक है, तो इसमें यही आंसर दिया, इसी रूप में आंसर दिया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा पाई बी वाला 2² - 5 का होल स्क्वायर और गुणे 20, यानी कि कौन सा आंसर राइट है? बी वाला। उसके बाद दिया कि किसी बेलन का आयतन होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र भी मैंने बताया क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। इसका आंसर हो गया 17 का ए। उसके बाद दिया कि आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 18 में जो आंकड़ा दिया है वो दिया है 2, 8, 4, 6, 5, इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए जो आंकड़ा दिया रहता है उसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं घर असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही अवरोही क्रम में। तो पहले हम इसको आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिख लेंगे, तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 है, उसके बाद फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8। अब इसको गिनते हैं कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो n बराबर हो गया 5, और 5 की क्या है? विषम है, तो यहाँ लिख देंगे विषम। जब विषम रहता है तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है? तब माध्यिका बराबर हो जाता है n+1/2, और पूरा क्या लिख देंगे? दोवां पद। तो n बराबर कितना है? 5, तो लिख देंगे 5 + 1/2वां पद, ठीक है, और 5 1 हो जाएगा 6, 6/2, और 2 से 6 कट गया 3 बार में, यानी कि कौन सा पद हो गया? तीसरा पद हो गया। तो यहाँ से गिन लेंगे तीसरा पद कौन सा है? 1, 2, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा C 5। उसके बाद 19 में दिया है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो जो प्राकृतिक संख्या है 1 से 9 तक, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह क्वेश्चन में माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये सूत्र होता है। तो इसमें ये हम फ्रैक्शन दिया है तो हम सबको जोड़ लेंगे, तो लिख देंगे 1 प्लस, या आंकड़ा भी लिख सकते हैं, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे, अब गिन लेंगे कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही है, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 और 8 36 और 9 45। तो 45/9, 9 से 45 कट गया 5 बार में, तो इसका आंसर कितना हो गया? 5। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा B 5। उसके बाद 20वां दिया है कि यदि घटना E की प्रायिकता P है तो किसी भी घटना का जो प्रायिकता होता है उसका मान 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर हो गया, 0 से बड़ा हो गया, 1 के बराबर हो गया, 1 से कम होता है, ठीक है। 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला होगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो P है यानी कि प्रायिकता है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, या 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा।